नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मैं मौजूद हूं बरेली में। तीसरे चरण में यहां पर मतदान होना है 7 मई को और उससे पहले अगर यहां के मुकाबले की बात करें तो सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है, क्योंकि बसपा का यहां से नामांकन रद्द हो गया। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं बरेली के मजबूत और जिसे हम कह सकते हैं दमदार टक्कर देंगे बीजेपी के छत्रपाल गंगवार को। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सिंह एरोन जी, जो सपा के प्रत्याशी हैं। स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव की तैयारी कैसी है ये बताइए, क्योंकि इस बार आप पहले कांग्रेस में थे, अब आपने साइकिल की सवारी कर ली है, एक नई पार्टी के साथ नया सफ़र है, और क्या लग रहा है बरेली की जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी? कांग्रेस इज़ पार्ट ऑफ दिस गठबंधन, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सवारी साइकिल की कर ली है, गठबंधन है। और ये नॉन बीजेपी जो विचारधारा है हमारी, कि हम लोगों की विचारधारा गरीबों के लिए है, आम लोगों के पक्ष की है, और भाजपा की और मोदी जी की विचारधारा जो है वो पूंजीपतियों की सेवा करने की है। ये भी दो तीन लोगों का, पूंजीपतियों की, जैसे अडानी जी। जी। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप अपने आप को एक सपा प्रत्याशी यानी कि अखिलेश के सिपाही के तौर पर ज़्यादा देखते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की जो मुद्दे हैं, जिन बातों को लेकर आप यूपी में गठबंधन के तहत उतरे हैं, उन बातों को लेकर आप अपने आप को ज़्यादा देखते हैं इस बार के चुनावी मैदान में? मैं इन दोनों चीज़ों के हिसाब से देखता हूँ, और तीसरा चौथा सिपाही हूँ मैं जनता का और आवाम का, लोकतंत्र का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, और गरीबों का लड़ाई लड़ रहा है, आम लोगों में पैसे वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, और पत्रकार भी हैं, मीडिया भी हैं। लोकतंत्र के चारों खंभे जो हैं, वो चारों खंभों के और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। और हम लोग बहुत बड़ा खतरा लेके एक बहुत बड़े ऐसे संगठन और ऐसे नेताओं से हम मुकाबला कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की और लोकतंत्र के गला घोटने की राजनीति करते हैं। उनकी विचारधारा ऐसी है कि हम रहें और हमारे अलावा कुछ ना रहे। तो ये फासिस्ट विचारधारा है जो भाजपा की है, और उस विचारधारा के खिलाफ हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी तो पार्टी के अंदर किसी की नहीं सुनते, मोदी जी और अमित शाह जी, बस दो लोग, टू। कल उनका यहाँ जो रोड शो हुआ, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरीके से आप लोगों के बीच जाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि अंडर करंट में भी बीजेपी है, तो जहाँ जहाँ पीएम जाते हैं वहाँ पर एक असर देखने को मिलता है। बरेली का क्या मूड है? देखिए, वो अंडर करंट या जो भी करंट है ना, वो भाजपा के तालाब में है। भाजपा आरएसएस ने अपना एक तालाब बना लिया, उसमें वो आर्टिफिशियल लहरें, जैसे आप अंडर करंट कह रही हैं ना, लहरें पैदा करते रहते हैं। तो वो तालाब उन्हीं का है, उसमें जो मछलियाँ हैं वो भी उनकी हैं। जो अंधभक्त हैं, उन अंधभक्तों में ही वो घूम लेते हैं। जिस क्षेत्र में वो गए हैं, उसी क्षेत्र का जब बस्ता खुलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कम से कम 25% वोट हमें मिलेगा उसी क्षेत्र में जहाँ पर मोदी जी गए थे। कम से कम 25% है। तो अगर इतना ही बड़ा असर होता तो मुझे 2% वोट भी नहीं मिलते। अब जब बस्ता खुलेगा तो आप देखिएगा। जी बिल्कुल। और मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि 2009 में संतोष गंगवार को आपने पटखनी दी थी। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन वो जो काबिलियत, अगर बीजेपी को कोई पटखनी दे सकता है नेता, तो वो सपा और कांग्रेस दोनों ही आप में, यानी कि प्रवीण सिंह एरोन में वो देखता है। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, वो 2009 वाला जादू इस बार चलेगा? किस तरीके से जो आपके जो बेस वोटर्स हैं, कांग्रेस के भी, सपा के भी, और इस बार तो कहूँगी कि बसपा के भी आपके साथ आएंगे? उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल। मैं आपका नीचे से शुरू करता हूँ। बसपा का 100% वोटर हमें मिलेगा। ये भ्रम और ये कुप्रचार कि जाटव समाज ने, सागर समाज ने, या बसपा के जो कोर वोटर हैं उसने पिछली बार या पिछली से पिछली बार भाजपा को दिया, ये कुप्रचार है। हम जानते हैं कि बहन मायावती जी भाजपा के साथ कभी भी उनको समर्थन नहीं दे सकती। कुछ हालात डिफरेंट हो, किसी तबीयत ख़राब हो या कोई और वजह हो, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है। उनकी थोड़ी सक्रियता कम हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि आदरणीय मायावती जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने वाली हैं और कभी भी अपनी विचारधारा से नहीं डिगेंगी। इसलिए हमें सारे जाटव समाज का वोट मिलने की पूरी संभावना है और मिलेगा, और वो हमें एक्टिवली लड़ा रहे हैं। और ना सिर्फ जाटव समाज, कुर्मी
जिस कुर्मी बिरादरी को आप भाजपा का या कोई भी कहता है वो गलत है। कम से कम 30% कुर्मी मिलेगा। और हम निश्चित रूप से, जो आपका मेन सवाल है कि ये जादू रहेगा, ये जादू हमारा नहीं था, जनता का था। जनता चाहती थी कि उनके बीच में रहने वाला और उनकी बात कहने वाला एक सही प्रतिनिधि हो जो ईमानदारी से काम करे। इसलिए जनता ने 2004 में यहाँ पर बरेली शहर और कैंट में मुझे जिताया था। 2009 में मुझे कामयाब करा और तब कामयाब किया जब केवल कांग्रेस थी और कांग्रेस का इतना बड़ा आधार तब भी नहीं था। तो जब हम अकेले कांग्रेस से लड़के जनता हमें जिता सकती है, तो अब तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं जिनका यहाँ पर आधार है। तो इस समय सबसे बड़ी बात तो है कि जनता दुखी है, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, पूरी जनता दुखी है, चाहे महिलाएं हैं। आपने 400 का सिलेंडर 1000 रुपये कर दिया। एक चीज़ है, एंडलेस चीज़ें हैं जो मोदी जी ने जनता के साथ धोखा किया। और मोदी जी ने जनता के साथ 15 लाख रुपए से लेके नौकरियां दुगनी करने तक, 2 करोड़ नौकरियां देने तक, कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसको मोदी जी ने छला। नौजवानों को छला, किसानों को छला और साथ ही साथ उन्होंने जो है माताओं बहनों को छला। और अब वो मंगलसूत्र और ये सारे नौटंकी कर रहे हैं। मेरा ये सवाल आपसे खास तौर पे है कि मछली मटन से लेकर मंगलसूत्र तक, है ना, ये तमाम बातें जो हैं उछल रही हैं। और ख़ास तौर पे सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान के बाद तो और भी ज़्यादा हमलावर हो गई है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सैम पित्रोदा जी को कम से कम मैं तो कांग्रेस का वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं मानता। वो अमेरिका में रहते हैं, उनका एक अपना दृष्टिकोण हो सकता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको प्रवक्ता नहीं मानते। ना तो वो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं। तो वो कब क्या कह रहे हैं, इसका हमारी नीतियों से और हमारे आने वाले कार्यक्रमों से कोई संबंध नहीं है। और जो सांसद है, मेरा जैसा सांसद तो वैसे भी किसी इस तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अधीन काम नहीं करता, उसके हिसाब से काम नहीं करता। हम नेतृत्व के आदेशों का पालन करते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। और इंडिया गठबंधन की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसका जो मिशन है, उसके लिए पूरी तरह कमिटेड हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी वो हमारे लीडर हैं और उनकी विचारधारा, मैं उनको उम्र में भले ही छोटे हों, लेकिन मैं उनकी जो विशाल, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो परिकल्पना है, उनका जो कमिटमेंट है समाजवादी विचारधारा के लिए और जनता के प्रति, देश के लिए और राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र हित सर्वोपरि पे वो चलते हैं और मुझे कहीं कोई शक नहीं है। और इस विचारधारा पे तो हमें ये सैम पित्रोदा जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन वो क्या कह रहे हैं इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। एक बार फिर से मेरा वही सवाल है, वो शायद फिर से आपको थोड़ा चुभे कि यूपी में फिर से दोनों लड़के हैं साथ में। तो अखिलेश यादव का हाथ आपने थामा है राहुल गांधी का हाथ छोड़कर, या यूं कहें कि दोनों का हाथ आपने थामा हुआ है। आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने का आपने फैसला लिया? इसका इस समय महत्व नहीं है। मैं उस विवाद पे, अभी आप इलेक्शन की बात पूछेंगे मैं बता दूंगा। ये कोई खास बात नहीं है, विचारधारा एक ही है और गठबंधन के साथ हम हैं और दोनों ही नेता बहुत अच्छे हैं और दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं लड़का वाला बात तो मैं कहूँगा कि मैं उनको लड़का नहीं मानता। वो लोग परिपक्व एक नेता हैं और बड़े सम्मानित नेता हैं। ये अलग बात है कि भाजपा कोई प्रचार करती रहे, तो इसलिए ये भाजपा के कोई भी नेता बीजेपी में इन नेताओं की राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, राष्ट्र के प्रति समर्पण है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपकी पत्नी भी मेयर रही हैं और इस बार उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन जो है आखिर में विड्रॉ किया। क्या इसके पीछे कुछ रणनीति, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, क्या चल रहा था दिमाग में, फिर उन्होंने वापस लिया नॉमिनेशन? ऐसा था, हमको काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपका नॉमिनेशन जो किसी साजिश के तहत उसको खारिज कराया जा सकता है। तो फिर हमने साथी कार्यकर्ताओं से बात करी तो सबका ये था भाभी जी ही सही प्रतिनिधित्व करेंगी। अगर आपका किसी वजह से नॉमिनेशन खारिज हो जाए या कोई साजिश हो जाए तो इलीगली खारिज कर दें, तब फिर भाभी जी का भी होना चाहिए, तो इसलिए करा गया था। अच्छा, अब अगर हम बीजेपी की रणनीति की बात कर लें तो संतोष गंगवार जी का टिकट काटा गया और छत्रपाल गंगवार हैं, कुर्मी वोटर्स कहा जाता है कि गंगवार के ही तरफ जाता है। क्या उनकी दावेदारी आपको कैसी लग रही है और क्या भाजपा में बरेली में सब कुछ ठीक नहीं है? बरेली छोड़िए, बरेली क्या, बरेली मंडल में और रोहिलखंड मंडल में सब कुछ ठीक नहीं है। इनके निर्णय ये आत्मघाती साबित होंगे, जितने भी इन्होंने रोहिलखंड मंडल के संबंध में किया। आप देखिएगा, जब रोहिलखंड मंडल यानी बिजनौर से लेके मुरादाबाद और मुरादाबाद से लेके बरेली मंडल, जिसमें शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं ये सब शामिल है, जब इसके रिज़ल्ट आएंगे तो आप देखिएगा मेरी बात को। ये आत्मघाती कदम इन्होंने उठाया है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को करना पड़ेगा। मुझे लगता है
कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग समझते हैं या तो उन्हें ईवीएम पे बेईमानी का भरोसा है। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है और ईवीएम अगर उनका सहारा नहीं है वास्तव में, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इनका ये एक वॉटरलू साबित होगा ये मंडल उनके लिए। आप देखिएगा। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो मेरा सवाल है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर भी बहुत ही अहम टिप्पणियां की, याचिका को खारिज भी किया। आप क्या मानते हैं ईवीएम को लेकर? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब मैं असहमत हूँ और माननीय उच्चतम न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हैं, किंतु मुझे लगता है कहीं पे रणनीति में जो बातखार हैं, एडीआर जो भी था, तो मुझे लगता है कि एडीआर की जगह अगर राजनीतिक पार्टियों की ओर से ये सब कदम उठाया जाता और सही पैरवी करी होती और सही दलीलें दी जाती तो शायद डिफरेंट वो होता। एक ओवरऑल स्ट्रेटजी इसमें गलत रही, टाइमिंग भी गलत रही। ये अपील बहुत पहले फाइल हो जानी चाहिए थी ये केस, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, देखेंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से, मुझे कम से कम ईवीएम पे और मोदी जी पे कोई भरोसा नहीं है कि ये ईमानदारी से चुनाव होने देंगे। अब चुनाव आयोग अगर ऐसा कर ले कि उस किसी भी दबाव में ना आए तो बात अलग है, वरना माननीय मोदी जी से तो मुझे उम्मीद नहीं है। और ये जो भी गठबंधन चल रहा है ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देंगे, मुझे कोई इसमें उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे और हमारा हर कार्यकर्ता और मैं स्वयं ये कोशिश करेंगे कि ये धांधलेबाजी ना कर पाएँ। लेकिन अगर ये धांधलेबाजी से होता है तो फिर ये राष्ट्र के लिए एक लंबे समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। और निश्चित रूप से राष्ट्र जो है, लोकतंत्र तो खैर ख़त्म ही मानिए, लेकिन संविधान की भी रक्षा जो है मुश्किल हो जाएगी अगर माननीय मोदी जी दोबारा इस तरह से आते हैं और अगर उनकी नीतियाँ इसी प्रकार की रहती हैं। अब नीतियाँ बदल जाएं और भाजपा और आरएसएस की विचारधारा और उसमें बदलाव आ जाए और राष्ट्र हित के प्रति वो काम करने लगें तो बात अलग है। प्रवीण जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो सांसद होते हैं हमारे, वो लॉ मेकर्स होते हैं और प्रधानमंत्री ने ये बहुत ही साफ किया है कि अगर जीत कर आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें हैं। तो अगर आप संसद पहुंचेंगे तो क्या सोच है आपकी, इंडिया गठबंधन की क्या राय है और किस तरीके से इन मुद्दों को आप देखते हैं चुनाव में? मैं निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की नीतियों के हिसाब से काम करूँगा और इसका फैसला जो लोकसभा में जब पहुँचेंगे तो उस समय देखेंगे। अभी काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, लेकिन लेट द ब्रिज कम, विल क्रॉस व्हेन द ब्रिज कम्स। As a lawyer, do you support uniform civil code? I haven't gone into this matter. I haven't seen it seriously because let me see what are the nuances and what are the implications and other things. So only then, because I am not the one the kind of person who will start thinking like that and commenting in a hypothetical situation. So that is the problem. लोगों के बीच जनसंपर्क कैसा चल रहा है आपका, क्या रिस्पांस है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी रिस्पांस है। और बल्कि आप रिस्पांस किसी भी सड़क पे चलना चाहें, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाएं तो आपको रिस्पांस अभी दिख जाएगी। अभी हम लोग लॉन में खड़े हैं, बाउंड्री वॉल से बाहर निकलेंगे, सड़क पे खड़े हो जाएंगे, कचहरी पहुंच जाएंगे, कहीं भी चलिए आप देख लेंगे। अगर आप देखना चाहती हैं तो मेरी ओर से ऑफ़र खुला हुआ है कि हम लोग अभी प्रचार में निकलेंगे तब भी आप देख सकते हैं। बरेली के कौन से वो खास मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आम जनता के बीच जा रहे हैं या कह रहे हैं कि हाँ ये काम नहीं हुआ है, अगर मैं आया तो ये काम होगा? बरेली के बड़े मुद्दे क्या हैं? खास तौर पे स्कूलिंग तक तो बरेली के लिए कहा जाता है कि अच्छा शहर है, लेकिन हायर एजुकेशन को लेकर एक कमी यहाँ पर खलती हुई सी लगती है। मैंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ रखी हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट एक मेजर आइटम है और एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ के लिए, उसमें जितनी स्थिति बेहतर कर सकूंगा वो करूंगा। और किसानों की हालत बहुत ख़राब है। किसान छुट्टा जानवर जो है उसके खेतों में घुस रहे हैं और सांड घुस रहे हैं, उसका जीवन भी खतरे में है, उसको बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। तो किसान और नौजवान ये तो रहेंगे और बाकी समाज और शहरी और ग्रामीण दोनों जनता के लिए, दोनों तरह के लोगों के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। और अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो केंद्र में सरकार किसकी है, उनकी विचारधारा क्या है, उनके प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि मैं अकेला ये नहीं कर सकता कि मैं सारी प्रायोरिटीज़ बदल दूँ। लेकिन निश्चित रूप से जो ये शहर के लिए, ग्रामीण और दोनों के लिए महत्वपूर्ण काम मैं करने में सफल होऊंगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एक परसेप्शन है लोगों की डबल इंजन सरकार को लेकर कि मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ योगी की अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस, ये जो एक कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक चुनौती बनेगा कि ये परसेप्शन जो है ये आम वोटर के जहन में है, या फिर वो जो बड़े मुद्दे आपने गिनाए उस पर ही वोटर्स वोट करेंगे?
मुझे लगता है कि ऐसी कोई अपराध के प्रति वो नहीं है, तो इतना अपराध सारे यूपी में हो रहा है। अगर कैसे हो रहा होता, अगर वास्तव में वो अपराध के प्रति कोई सफलता ले पाते, तो ज़ीरो टॉलरेंस वगैरह जो है, ये अपराध के प्रति क्या, विपक्ष के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है कि उसकी आज़ादी नहीं हो, विपक्ष आज़ादी से और अपना काम ना कर सके। विपक्ष को जो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ कोई कमेंट ना कर सके, कोई भी व्यक्ति जो कार्यप्रणाली पे या नीतियों पे सवाल करता है, तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। तो ये हर तरह के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, जिसकी पैरवी का दिखावा बीजेपी करती रही है। जी, सपा के अब एक विश्वास पात्र नेता के तौर पर आप हैं, प्रत्याशी भी हैं, लेकिन इस बार अगर टिकट के बंटवारे को देखें तो अखिलेश यादव एक कंफ्यूज्ड स्टेट में बताए गए, चाहे मेरठ हो, खुद उनकी सीट आप कन्नौज की बात कर लीजिए, तो इतना ज़्यादा सीटों को सीट पर प्रत्याशी बदलना, क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर वाकई में एक कन्फ्यूजन है? देखिए, कन्फ्यूज़न तो इसलिए नहीं है कि इतनी बड़ा जब समर्थन होता है और गठबंधन के बाद तो बिल्कुल 1-to-1 फाइट हो गई है, तो ऐसे में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी क्योंकि एक बड़े भाई की भूमिका में है यूपी में, तो उसको ज़्यादा सीटें मिली हैं और उसकी सीटें ज़्यादा जिताने की जिम्मेदारी भी बनती है। तो उसके लिए अगर कहीं परिस्थितियों में चेंज होता है तो उसके हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन है नहीं और क्लैरिटी है, और क्लैरिटी ये है कि बीजेपी को हराने के लिए इस नाकाम सरकार को और जन विरोधी सरकार को बदलने की यूपी में भी और केंद्र में भी ये हम लोगों की प्रायोरिटी है, यही हमारे नेता की प्रायोरिटी है और ये इंडिया गठबंधन की प्रायोरिटी है। तो इसे मैं कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं समझता, स्थिति के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। मेरा मानना तो ये है कि केवल मृत और मूर्ख ही अपने विचारों को और अपने कदमों को नहीं बदलते। समझदार लोगों को तो देखना चाहिए, अगर परिस्थिति चेंज होती है तो प्रत्याशी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। कास्ट इक्वेशन के हिसाब से ही यहाँ पर छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है, उनके साथ अपनी आपका जो मुकाबला है उसे आप कैसे देखते हैं? छत्रपाल गंगवार की कैंडिडेचर को आप कैसे देखते हैं बरेली के लिए? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कम से कम 25% कुर्मी वोट मुझे मिलेगा और बाकी समाज का वोट भी मिलेगा। हम जो भी, ये तो कहने की बात है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन कुर्मी समाज बहुत अग्रणी समाज है और न सिर्फ खेती में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका हमारे मंडल में और उत्तर प्रदेश में निभाता है और देश में निभाता है। तो इसलिए उसको ये कहना कि वो एक तरफ वोट दे देगा, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, मैं समझता हूँ ये उनके प्रति अन्याय होगा। मेरा मानना है कि कुर्मी समाज का बहुत बड़ा वर्ग जो है ये फैसला करेगा व्यक्ति के रूप से और समाज के और देश के हित में क्या है और बरेली के हित में क्या है, ना कि बिरादरी के रूप में। एक यहाँ पर चर्चा मैंने सुनी बरेली में आने के बाद कि जो बसपा का जो नामांकन रद्द हुआ वो भी एक रणनीति के तहत है और आपके तो मित्रवत संबंध बसपा से भी रहे हैं, आपने एक वक्त पर सपोर्ट भी किया था मायावती सरकार के दौरान और आप राज्य मंत्री भी रहे थे। आपको लगता है कि जो बसपा का जो नामांकन रद्द हुआ है वो स्ट्रैटेजिकली आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कैंडिडेचर को इस बार? ये तो सब भाजपा का फैलाया हुआ कुप्रचार है, संघ का, RSS करता है इस तरह की चीज़ें फैलाना। ये छोटेलाल गंगवार जी हमारे धुर विरोधी हैं, आप उनके पिछले कमेंट देख लीजिएगा जो टीवी चैनल्स वगैरह को उन्होंने दिए गए होंगे, तो उनका किसी हमारे से गठबंधन तो छोड़िए, ये किसी तरह की बात तक नहीं हुई शायद, मतलब सामना भी शायद ही हुआ होगा एक बार के अलावा इतने मतलब 2-4 महीनों में, और ना ही बसपा से। तो बसपा से किसी भी तरह का होना ये तो मेरे ख्याल से उनके वकीलों की कमी रह गई कि वो कागज़ का है, ऐसी चीज़ें होती नहीं। ये गलतियाँ यही नहीं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई। आप समझिए कि एक बार तो रणदीप सिंह हुड्डा जी का नामांकन और उनका ही पर्चा खारिज हो गया था, उन्होंने ही कुछ अपना वोट गलत डाल दिया था। तो ऐसी गलतियाँ बड़े स्तर पे भी हो जाती हैं जो बहुत योग्य हैं, और हुड्डा जी तो बहुत ही योग्य हैं, आप जानती हैं, प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं यूपी के, इंडिया के। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती होंगी, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अब देखिए ना, ZTV के जो ओनर थे उन्होंने भी वोट गलत डाल दिया, इस तरह की कुछ चीज़ें हुई थी, मुझे पता नहीं वो क्या एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इतना सारी चीज़ें हो जाना ये तो लगता नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये प्रशासनिक रूप से भाजपा की साजिश है कि दूसरा गंगवार ना खड़ा हो जाए, ताकि उनके छोटेलाल जी अपने समाज में काफ़ी पॉपुलर हैं और सीधे सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसलिए उनके हो सकता है कि उनको नरम दल का मानते हो, उनको सोचते हो कि भाई थोड़ा ज़्यादा वो एग्रेसिव हैं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, तो छोटेलाल जी के समर्थन में
कुर्मी समाज ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हो सकता है, मुझे लगता है कि बसपा के प्रत्याशी के साथ अन्याय हुआ और गलत तरीके से जो है ये सरकारी अधिकारियों पे, मुझे लगता है प्रशासन पे दबाव डाला गया है और ये भाजपा की साजिश है, ये तो स्पष्ट है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बरेली की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जो वो लोग इस तरह के साजिशें करते हो, राजनीति में स्वच्छ राजनीति ना करते हो जैसे भाजपा कर रही है और मोदी जी कर रहे हैं, ये मौका है उन्हें जवाब देने का। और अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे, बरेली के लोग अगर जवाब नहीं देंगे, तो मैं सच कह रहा हूँ, संविधान आज किसी और के ऊपर परेशानियाँ हैं, आज गरीबों के ऊपर परेशानी, किसानों पे है, माइनॉरिटीज़ पे है, कल उन सब पे आएगी। जो हिटलर साहब के टाइम में था ना, कि एडोल्फ हिटलर के टाइम में फांसीवादी पार्टी जो है उनकी, उसने पहले एक को किया, दूसरे को किया, फिर लोगों ने सोचा अभी तो यहूदियों को ही कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अन्याय यहूदी समाज के साथ हुआ और समय समय पर हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा काला धब्बा इतिहास पे और मानवता के प्रति है। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के लोग ये ना सोचें कल को उनके ऊपर समस्या आएगी। यही जो है, ये दोमुही तलवार जो है उनकी तरफ कभी भी मुड़ सकती है। तो इसको भाजपा को इस तरह के मौके ना दिए जाएं कि वो दोबारा सत्ता में आए और फिर देश की बची खुची स्वाधीनता भी ख़त्म हो जाए, लोकतंत्र डगमगा जाए, ऐसा ना बन जाए। 2 चरणों के चुनाव को अगर देखें तो मत प्रतिशत जो है वो कम है इस बार। उत्तर प्रदेश की जनता से आप तीसरे चरण के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए और ये तो मैं निश्चित रूप से, क्योंकि थोड़ी एक दिन की गर्मी है, 1-2 घंटे की गर्मी है, और प्रशासनिक अधिकारी से भी मैं चाहूँगा कि वो लाइनों को छोटा कराएं, क्योंकि इतनी गर्मी में तो किसी के लिए भी खड़ा होना बहुत असंभव है, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि ये सरकार जो है अगर पूरी व्यवस्था नहीं कर रही है, चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि टेम्परेरी शेड पड़े जहाँ पर लोग धूप में लाइनों पे खड़े हैं, उसके ऊपर वो टीन की चादर या कोई चीज़ क्यों नहीं डलवा सकते। आजकल तो 20 फीट की चीज़ें चादरें आती हैं, 6 चादरें बनेंगी, 4 चादरें लगेंगी और टेम्परेरी शेड बन सकता है लाइन के लिए। लोगों को धूप में खड़ा कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग को भी ये बात देखना चाहिए। अगर समय होता मैं तो उसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय में संपर्क करता, अपील दायर करता। लेकिन अब मेरा अनुरोध है मोदी जी से कि कृपया इसमें अपना लें और जनता के पक्ष में कुछ आए, अदरवाइज़ नुकसान उनका ही होगा। और अगर ईवीएम में घपला नहीं है तो मोदी जी किसी कीमत पे नहीं जीत सकते, भाजपा किसी कीमत पे नहीं जीत सकती। ये मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे प्रवीण सिंह एरॉन, बरेली से सपा प्रत्याशी, और जिनका साफ कहना था कि इस बार मतदान जो है वो आम जनता को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए करना चाहिए और बीजेपी के छत्रपाल गंगवार को सीधी टक्कर दे रहे हैं और एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर ही खुद को देखते हैं। अब देखना है कि तीसरे चरण के मतदान के बाद बरेली की जनता क्या तय करती है। नतीजे 4 जून को आएंगे। इसी तरीके से आप तक चुनावी सरगर्मियां हम पहुंचाते रहेंगे और चुनावी प्रत्याशियों से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। फिलहाल अमरउजाला.com में इतना ही। कैमरामैन श्यामवीर के साथ अभिलाषा पाठक, बरेली से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।